शांति एक शांत किस्म की औरत थी जो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति का बेटा पवन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और शांति पवन को फोन पर किसी से बात करते हुए देख लेती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा पवन, तू किससे बात करता रहता है? अपनी माँ को नहीं बताएगा क्या? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही फोन चला रहा हूँ। अच्छा, तो अपनी माँ से भी झूठ बोलना है अब? ऐसा कुछ नहीं माँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मुझे भी दिखा मेरी होने वाली बहू। माँ, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो एक मुस्लिम है और उसका नाम आरजू है। क्या? मुसलमान? बेटा तू जानता है ना कि हमारी मुसलमानों से नहीं बनती है, और तू जिस लड़की को पसंद करता है ना वो हमारी खानदानी दुश्मन है। माँ, मैं सब जानता हूँ और ये दुश्मनी तो बरसों पुरानी है। इसमें मेरी और आरजू की क्या गलती है? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुझे क्या लगता है कि आरजू के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे कभी? माँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आरजू की फैमिली को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरी और आरजू की शादी होने देंगी? पवन की बात सुनकर शांति हैरान हो जाती है और पवन से कहती है, क्या आरजू की फैमिली राजी है? ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान हमें तबाह करना चाहता है वो कैसे हमें अपनी बेटी दे सकता है? बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है माँ, और आरजू की वजह से ही उनकी फैमिली अपनी दुश्मनी को भुलाकर हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब शांति अपने बेटे की बात मान जाती है और बहुत जल्द ही अपने बेटे की शादी एक मुसलमान लड़की जिसका नाम आरजू होता है उससे करवा देती है। आरजू से शादी होने के बाद घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था और आरजू भी अपनी सास का बहुत ख्याल रख रही थी। मुझे माफ करना बहू, मुझे लगा था कि तू शायद कभी मेरे घर को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन सच में तू घर वालों की दुश्मनी को भूलकर मेरे घर परिवार को अच्छे से संभाल लिया तूने। माँ जी, अब ये मेरा घर है, मुझे तो अपना घर संभालना ही था ना। आप फिक्र मत कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप बस इसी तरह मुझ पर विश्वास रखिए। इतना बोलकर आरजू वहाँ से चली जाती है। अब पवन आरजू के इशारों पर नाचने लगता है और काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला जाता है। समय के साथ अब आरजू धीरे धीरे करके अपना असली रंग दिखाने लगती है और एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब तक मैं नमाज पढ़ रही हूँ आप घर के काम कर दीजिए। दरअसल क्या है ना, आप इस उम्र में ज्यादा देर खाली बैठी रही तो आपके शरीर में ना दर्द होने लगेगा। बहू, घर के काम करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तू इस तरह से बात क्यों कर रही है? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तू बदली है। तू ठीक है ना? वो तो वक्त ही बताएगा माँ जी, कौन ठीक है और कौन नहीं। इतना बोलकर आरजू नमाज पढ़ने के बहाने अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ से अपनी सास की चुगली करने लगती है। माँ, मैंने अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बहुत जल्द हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। जिस मकसद से मैं इस घर में आई हूँ वो मकसद भी मेरा पूरा हो जाएगा। आप देखना कैसे मैं उस बुढ़िया शांति के घर में अशांति मचाती हूँ और उसके बेटे के हाथ से ही उसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवाती हूँ। फिर ये घर हमारा हो जाएगा। आखिर इस जमीन के लिए तो हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवाई थी। शाबाश मेरी बेटी, मैं तो तुझे बेवकूफ समझती थी, पर अब समझ आया कि तूने उस लड़के से प्यार का नाटक क्यों किया और क्यों उससे शादी की। मुझे तो तुझ पर नाज है, नाज। अब जल्दी से उस बुढ़िया को सताना शुरू कर दे, उस बुढ़िया की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी माँ के कहे अनुसार आरजू और भी सख्त हो जाती है और घर के सारे काम अपनी सास से करवाती है और अगर शांति से किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती तो उसे कड़ी सजा भी देती है। ऐसे ही एक दिन शांति की तबीयत खराब होती है, जिस वजह से वो चाय का कप अपनी बहू के लिए लेकर जाती है तो गलती से चाय का कप आरजू के ऊपर गिर जाता है। बुढ़िया कहेगी, तू मुझे जलाकर मारना चाहती है क्या? तेरे हाथ टूट गए कि तुझे दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई क्या जो इतनी गर्म चाय तूने मेरे ऊपर गिरा दी? हाँ, माफ करना बहू, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अचानक से चक्कर आया और ये चाय हाथ से गिर गई। ओ मेरी सासू माँ को चक्कर आ रहे। जब आज तो पूरे दिन धूप में खड़ी रहेगी तब तुझे पता चलेगा असली चक्कर कैसे आते हैं। आरजू अपनी सास के हाथ पैर बांध देती है और कड़ी धूप में छत पर बैठा देती है। बेचारी शांति की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, पर इस हालत में भी आरजू अपनी सास पर दया नहीं खाती और उसे घर के सारे कपड़े धोने को दे देती है
और उन्हें इस्त्री करने के लिए भी कहती है। इन सभी कपड़ों पर अच्छे से इस्त्री करना, अगर एक भी कपड़ा छूटा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी बुढ़िया। बहू मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं कपड़े बाद में इस्त्री कर दूंगी, बस मुझे कोई दवाई लाकर दे दो, दवाई खाकर मैं आराम कर लूं थोड़ा। ओ अब तो तुझे दवाई चाहिए, रुक अभी देती हूँ मैं तुझे दवाई। इतना बोलकर आरजू गरम प्रेस से शांति को जला देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी दर्द में कराती शांति आरजू से कहती है, बहू अगर तू मुझे मारना चाहती है तो एक ही बार में मार देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुझे क्या हो गया है, तू इतनी बदली बदली क्यों है, इतनी सख्त दिल कब से बन गई तू, और मुझे इतना परेशान कर रही है। बुढ़िया तू भूल गई हमारे घर की दुश्मनी बरसों से चली आ रही है। तुझे क्या लगा मैं तेरे बेटे से प्यार करती हूँ, यहाँ पर तेरी सेवा करने आई हूँ। अरे मैंने जो कुछ दिन प्यार का नाटक किया वो सिर्फ एक नाटक था, नाटक, ताकि मैं इस घर में और तेरे दिल में जगह बना सकूं और तेरे बेटे के जाते ही तुझे तेरी असली औकात दिखा सकूं। बहुत जल्द ये जमीन हमारी हो जाएगी और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके बाद मैं तुझे और तेरे बेटे को घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, बस अपनी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए और इस जमीन के लिए मैंने ये चाल चली और तेरे बेटे से शादी की। इस बात से बेखबर आरजू के पवन ने उसकी सारी बात सुन ली है। वो अपनी सास को धक्का मारकर वहाँ से जाने लगती है और वो तभी देखती है कि उसके सामने पवन खड़ा है। आरजू का असली रूप देखकर पवन आरजू को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, ये जानते हुए कि तुम हमारे दुश्मन घर की लड़की हो, मैंने और मेरी माँ ने अपनी दुश्मनी भुला दी और तुम्हें अपना लिया, पर तुमने क्या किया, हमें धोखा दिया और अपनी बरसों की चली आ रही दुश्मनी को निभाया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगी। अच्छा हुआ बेटा जो तूने बहू की असलियत अपनी आंखों के सामने देख लिया, वरना आज भी तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। आप मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं सुनी, पर अब इसका खेल खत्म हो चुका है। अब आरजू कुछ कर पाती उससे पहले पवन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और आरजू और उसके परिवार को जेल के सलाखों के पीछे करवा देता है। और इस तरह से शांति और पवन धोखेबाज आरजू से खुद को बचा लेते हैं।